हेलो स्टूडेंट्स, सूर्यवंश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा 12th क्लास के सब्जेक्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। तो टॉपिक के ऊपर आने से पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डेफिनेशन लिखी यहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about static charge and its properties। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा है या फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें अपन स्टैटिक चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आया स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्टैटिक चार्ज होता क्या है अपने पास। तो देखो, स्टैटिक चार्ज को बताने से पहले मैं नॉर्मल किसी पोजीशन की बात करता हूँ। तो कोई भी जब पोजीशन होती है तो दो प्रकार से होती है, या तो रेस्ट में होती है या फिर मूविंग होती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं डायनामिक या मूविंग एक ही बात है। तो रेस्ट में कैसे बता सकते हैं, जैसे कि ये कोई पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैंने ये माना है कि ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है। क्या माना है मैंने, ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है इसके पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसे बोल सकते हो आप, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये यहाँ पे फिक्स है। तो क्या बोलोगे आप इसको, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, तभी तो फिक्स होगा। तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं कि v इक्वल टू 0 फॉर स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन के लिए क्या होगा, वेलोसिटी अपनी 0 होगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल अभी यहाँ पे होगी, ठीक है, x है, अभी ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे जैसे चला जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये यहाँ पे चला जाएगा। इस प्रकार वेलोसिटी मैंने मान ली इसकी v है। तो ये होगी इसकी मूविंग स्टेट कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। या दूसरे एग्जांपल में अगर समझे तो आप मेरे को सिर्फ फॉलो करो, मैं अभी यहाँ पे हूँ, नेक्स्ट 1 सेकंड में आगे चला गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में और बढ़ गया। ये जो पोजीशन है इसको क्या बोलेंगे, मूविंग पोजीशन। तो अपन ने यहाँ पे दो पोजीशन के बारे में डिस्कस किया है, स्टैटिक पोजीशन और मूविंग पोजीशन। इसी बेस के ऊपर अपन स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज को डिफाइन करेंगे। देखो, स्टैटिक चार्ज को अपन कैपिटल Q से लिखते हैं। चार्ज कैसा भी हो, स्टैटिक हो चाहे मूविंग हो, उसका सिंबल होता है, उसको लिखेंगे कैपिटल Q से। अब जैसे ये मान लिया मैंने कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने मान लिया कोई चार्ज है और ये क्या है, फिक्स है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ये स्टैटिक पोजीशन में है, क्योंकि इसके पास मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि v इक्वल टू 0, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम की डेफिनेशन से क्या बता सकते हैं कि भाई इसका मोमेंटम भी 0 होगा, ठीक है। तो ये अपन ने बात कर ली स्टैटिक चार्ज की। अब इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मूविंग चार्ज की। तो मूविंग चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अपन ने पोजीशन को डिफाइन किया था, सेम वैसे ही मूविंग चार्ज को डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट ये मान लीजिए पोजीशन इसकी ए है, कुछ टाइम बाद ये बी पोजीशन पे आ गया, मतलब चल रहा है, कुछ टाइम बाद ये सी पोजीशन पे आ गया। ये जो पोजीशन होगी इसकी, ये कहलाएगी मूविंग पोजीशन। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे चार्ज को मूविंग पोजीशन में दिखा दिया। मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं अपन कि भाई v नॉट इक्वल टू 0, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी है मतलब कुछ मोमेंटम है। मोमेंटम होगा तो अपन लिख सकते हैं कि p नॉट इक्वल टू 0, ये पोजीशन अपनी मूविंग पोजीशन है या फिर डायनामिक पोजीशन है। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। कोई भी जब मूविंग चार्ज होता है और ये कब करेगा, ये कब करेगा, इसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। यदि ये कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कांस्टेंट स्पीड से मेरा मतलब है कि ये मान लीजिए कि ये चार्ज है यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हो रहा है आगे की तरफ, पर्टिकुलर एक स्पीड मैंने इसको दे दी और इसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो अपन इस पोजीशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा।
लेकिन एक दूसरी पोजीशन की बात करते हैं इसी के अंदर मूविंग वाले में। इसे मान लीजिए कि ये वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, कहने का मतलब पहले इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ से चला रहा है इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे कुछ टाइम बाद होगी 7 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या होगी, वेरिएबल स्पीड होगी। तो इस केस में क्या करेगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस ईएम वेव्स, तो ये इसमें पर ऐड कर देंगे। तो आया यहाँ तक समझ में? मैंने क्या बताया कि जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है या फिर उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसे बोल सकते हैं, तो उस टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब कोई पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता है, कहने का मतलब कभी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी अलग स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस टाइम क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो अपन ने अभी ये पढ़ा है। तो बच्चों अपन ने अभी स्टैटिक चार्ज और मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ा है। अब अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री अबाउट 600 ईस्वी पूर्व थेलेस, जो कि ग्रीस देश का साइंटिस्ट था, उसने दो वस्तुओं को आपस में रब किया। फिर उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि दोनों वस्तुएं आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रही है। जैसे एग्जाम्पल, उसने एक तो रेशम का कपड़ा लिया, दूसरा कांच की छड़, दोनों को उसने रब किया तो क्या हुआ कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के कपड़े में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रकार उसने ये बताया कि जो कांच की जो छड़ है अपनी, वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, और जो रेशम का जो कपड़ा है, सिल्क का जो कपड़ा है, वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अब देखें इसकी थोड़ी डेफिनेशन। When we rub two another things, then due to the flow of electron, both things become charged. भाई यही बताया देखो, जब दो थिंग्स को आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। अब इसमें नाम आया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों लिया हमने, तो इसका देखते हैं। जैसे कोई अपने पास एटम है, एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं अपन। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका जो सेंटर पार्ट है या फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स द्वारा अटैच रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर सेल्स में चक्कर लगाते रहते हैं। अपने को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन इज द ओनली फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है या मूलभूत कण है जो फ्री स्टेट में रह सकता है। तो अब ये बताओ मेरे को, जब दो वस्तुओं को अपन रब करेंगे तो इसमें से क्या पहले निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है तो आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बंधे रहते हैं, इसलिए इनका फ्लो नहीं होता। तो डेफिनेशन में अपने इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है। अब देखें इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल, यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं। अपन जानते हैं करंट की डेफिनेशन I = Q/T। तो Q क्या हो गया अपना, I × में T। यहाँ से ये नॉर्मल फॉर्मूला है अपने पास चार्ज का। यहाँ से आप करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो चार्ज निकाल सकते हैं या फिर आपस में रिलेट करके करंट और टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं यूनिट क्या होगी। तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए अपन फॉर्मूले को चेक करते हैं। फॉर्मूले में अपने पास करंट का टर्म आ रहा है। करंट किससे मेजर होती है, एम्पियर में, तो मैंने लिख दिया एम्पियर। दूसरा टर्म अपने पास टाइम का आ रहा है, टाइम को अपन सेकंड में मेजर करते हैं, लिख दिया एम्पियर सेकंड। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं। एक दूसरी यूनिट होती है अपने पास फैराडे, ये इसकी बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, कहने का मतलब आवेश की। तो एक फैराडे इक्वल टू होता है अपने पास 96,500 कूलम। एक फैराडे के अंदर इतना आवेश होता है। कई बार अपने को क्या होता है, जो वो चार्ज है वो कूलम में नहीं दे करके माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, इन सब में गिवन होता है। तो अपन लिखेंगे 1 माइक्रो कूलम होता है अपने पास 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम होगा 10⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम होगा 10⁻12 कूलम। तो इससे इसका मीनिंग ये है कि ये जो क्वांटिटीज हैं, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, ये कूलम से बहुत ही छोटी क्वांटिटीज हैं, ठीक है। जैसा फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, इसमें 10⁻⁻ में है तो मतलब 1/4 में आएगा। अब देखें डायमेंशन में नॉर्मली सबसे पहले अपन फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले में कौन कौन सी टर्म आ रही है वो लिख देते हैं, बाकी को हम जीरो छोड़ देते हैं।
तो डायमेंशन में लिखने का एक ये ब्रैकेट होता है अपने पास, इसको बोलते हैं कोरिजन ब्रैकेट। ये आप आगे पढ़ोगे ये क्लास में। तो इसमें देखो यहाँ पे मास का कोई टर्म आ रहा है क्या फॉर्मूले में? मास का टर्म नहीं है तो लिख दिया m0। नेक्स्ट अपने पास लेंथ का भी टर्म नहीं है, लिख दिया l0। लेकिन इसमें टाइम का टर्म आ रहा है अपने पास तो लिख दिया t1 और करंट एम्पीयर में होती तो लिख दिया a1। इस प्रकार अपन इसकी डायमेंशन लिखेंगे। ये सबसे सुटेबल पैटर्न होता है डायमेंशन लिखने का। अब इसकी जो क्वांटिटी होती है अपने पास, किस प्रकार की राशि होती है आवेश? अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी को थोड़ा डेप्थली जाने का प्रयास करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती क्या है? जैसे मैंने नॉर्मली यहाँ पे लिख दिया 5 कूलम। तो भाई इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड तो है भाई, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं इसके पास मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का कोई रूल नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें अपन ओनली मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटी। एक दूसरी क्वांटिटी और होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी मेजर करते हैं अपन। तो आज की क्लास में अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन चार्ज के टाइप्स और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स।